वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केवीएस का पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 2017 का उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2017 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप में से किसी के पास भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, किसी भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कर सकेंगे। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है उसमें। अंडर द मोनोपोली द शेप ऑफ टोटल रिवेन्यू कर्व। जो टोटल रिवेन्यू कर्व होता है उसकी हमसे क्या बोली है, शेप पूछी है। मोनोपोली के अंदर, एकाधिकार के अंदर जो हमारा कुल आगम कर्व होता है उसकी हमसे क्या पूछी है, शेप पूछी है। बोला गया है ये हॉरिजॉन्टल होता है या इनवर्स एस शेप होता है या फिर इन्वर्ट यू शेप होता है या पॉजिटिवली स्लोप होता है लाइन टू ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बना लेंगे। मोनोपोली की जब सिचुएशन होती है, आप लोगों को पता है हमारा जो टोटल रिवेन्यू कर्व होता है वो इस तरह का होता है। और नीचे अगर हम मोनोपोली में एक अधिकार के अंदर अगर हम क्या बनाते हैं, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू अगर हम बनाए तो हमारा कैसे बनता है, वो इस तरह से हमारा ये शेप हमारी किसकी होती है, रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR और TR के बीच में जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने मोनोपोली का पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो टोटल रिवेन्यू कर्व है उसकी जो शेप होती है मोनोपोली में वो किस तरह की होती है, वो इन्वर्टेड उल्टा एस होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम एक ट्रिक जरूर अपनानी है। आपसे किसी क्वेश्चन का जितना डायग्राम बन जाए उतना बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन के गलत होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोला गया है लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल मेथड्स ऑफ स्टडिंग। लॉरेंस कर्व हम पढ़ते हैं ना, इनकम इनक्वालिटी को मेजर करता है। हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में जब सॉल्व किया था ये बार बार क्वेश्चन आता है कि लॉरेंस कर्व क्या करता है। हमें पता है लॉरेंस कर्व क्या करता है, ग्राफिकली क्या करता है, मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया, अब उन्होंने पूछा है जो लॉरेंस कर्व है जो कि ग्राफिक मेथड है किस चीज़ की स्टडी का, वो इंडेक्स नंबर की स्टडी करता है या फिर एवरेज जो औसत होता है उसकी स्टडी करते हैं इससे, या डिस्पर्जन फैलाव, कोई डाटा कितना फैला हुआ है उसकी स्टडी करते हैं, कोरिलेशन सहसंबंध की स्टडी करते हैं। अब आपको पता है जब हमारा क्या होता है, लॉरेंस कर्व का जो डायग्राम है वो किस तरह से होता है, ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन होती है, ये इनइक्वालिटी की लाइन होती है। इनके बीच में क्या जो फैलाव डाटा जो है कितना फैला हुआ है, कितनी इनकम ऑफ पर्सन इतने हैं जिसमें इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। तो हमें पता है ये जो लॉरेंस कर्व होता है इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा ग्राफिक मेथड है जिसमें हम डिस्पर्जन फैलाव कि हम जो है कितना जो है परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन से कितना दूर है, इनकम इनइक्वालिटी का फैलाव कितना है हमारी इकोनॉमी में, वो चीज़ की स्टडी करते हैं हम लॉरेंस कर्व से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग आइटम वुड नॉट बी काउंटेड इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तब इनमें से क्या जो चीज़ है जिसको हम जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें बोला है सेल ऑफ यूरेन टू फार्मर। मतलब क्या है, अगर फार्मर को कुछ यूरेन जो है वो सेल की गई है, बेची गई है, क्या हम उसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। सेकंड है रीसेल ऑफ पेंटिंग ऑफ MS हसन। ठीक है, दोबारा से एक चीज़ सेल हो चुकी है लेकिन उसको दोबारा से सेल किया जाता है MF हसन को, वो चीज़। थर्ड ऑप्शन है इनकम ऑफ अ टैक्स सर्विस। जो भी इनकम टैक्सेस से होती है, टैक्स की सर्विसेज से होती है, वो इनकम को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। या वैल्यू एडिड बाय ब्रेड मार्कर, जो वैल्यू एडिड करता है ब्रेड मेकर, ब्रेड बनाने वाला मूल्य वृद्धि करता है उत्पादन में, उसको क्या हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं।
आप देखिए, जब हमने क्या कहा, अब सभी ऑप्शंस में हमने सेल की है फार्मर को, तो इसको तो नेशनल इनकम में जाएगा ही जाएगा। इनकम हमें किसी से भी हो, चाहे वो टैक्स से हो या नॉन टैक्स आइटम हो, तो वो सारी इनकम ही नेशनल इनकम में क्या होती है, काउंट होती है। सेकंड, जो वैल्यू एडिड, मूल्य वृद्धि करता है ब्रेड मेकर, उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। लेकिन जो चीज़ एक बार सेल हो चुकी है, आपने जब उसको सेल किया था तब उसका मूल्य हमने नेशनल इनकम में डाल दिया था, लेकिन आप दोबारा से उसको क्या कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो। कोई चीज़ को क्या बेच रहे हो, एक बार आपने बेच दिया, उसका जो अमाउंट है नेशनल इनकम में काउंट हो चुका है, लेकिन क्या होता है, दोबारा से अगर आप उसको रीसेल करते हो तो वो जो है कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। पुरानी वस्तुओं की जो बिक्री की जाती है, आपने एक बार बेच दिया, वो पुरानी हो गई, उसके बाद दोबारा से आप जब रीसेल करते हो तो उसको कभी भी हम नेशनल इनकम में जो है शामिल नहीं करते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वाज द टारगेटेड एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन इंडिया ड्यूरिंग 11th 5 ईयर प्लान। अब आपको पता है हमारा 11th 5 ईयर प्लान जो था उसमें पूछा गया है कि हमने एक्चुअल ग्रोथ का टारगेट क्या रखा और टारगेटेड ग्रोथ हमारी कितनी थी। तो ऑप्शन में बोला है 8%, 7.6%, 8%, 8.5%, 9% और 8% और 8.5% और 8%। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर इंडिया का क्या था, हमारा जो 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट जो ग्रोथ रेट रखी थी, टारगेट हमने रखा था 9% ग्रोथ रेट हम अचीव कर लेंगे, किसके अंदर, 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। लेकिन एक्चुअल में जो हमने ग्रोथ रेट को अचीव किया वो कितना अचीव किया, वो हमने 8% अचीव किया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एंट्री टू अ मूवी हॉल। अगर आप मूवी हॉल में एंट्री करते हो तो वो किस तरह की गुड है। फर्स्ट है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है आप किसी को निकाल सकते हो बट नॉट राइवल, पर किसी तरह का कोई कंपटीशन जो है वो उसके अंदर नहीं है। सेकंड है राइवल है और एक्सक्लूडेबल है कि आप निकाल भी सकते हो और क्या है, कंपटीशन भी है। थर्ड है राइवलनेस की कंपटीशन तो है बट नॉट एक्सक्लूडेबल, पर आप किसी को निकाल नहीं सकते। फोर्थ ऑप्शन देखिए नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल। अब आपको पता है जिस गुड्स में ना तो आप निकाल सकते हो किसी को उसको यूज़ करने से और ना ही उसमें किसी तरह का कोई कंपटीशन है, वो गुड तो होती है हमारी पब्लिक गुड, ठीक है। और जिसके अंदर राइवलनेस होती है, कंपटीशन भी होता है और आप निकाल भी सकते हो, वो गुड कौन सी कहलाती है हमारी, वो गुड हमारी होती है, वो गुड होती है हमारी प्राइवेट गुड। अब आपने कहा कि आपने एंट्री करी है मूवी टिकट हॉल के अंदर, तो ये किस तरह की गुड होती है, ये हमारी क्लब गुड होती है। क्लब गुड वो गुड होती है जिसके अंदर भीड़ की विशेषता पाई जाती है। किसकी विशेषता पाई जाती है, भीड़ की विशेषता पाई जाती है। भीड़ की विशेषता का मतलब क्या है कि उसमें से आप निकाल तो सकते हो लेकिन किसी तरह की नॉन राइवलनेस होती है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है कि लिए एक्सक्लूडेबल तो है कि आप निकाल तो सकते हो बट नॉन राइवलनेस, किसी तरह का कोई कंपटीशन जो है वो वहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टाइप्स ऑफ गुड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पब्लिक गुड, एक प्राइवेट गुड होती है, एक क्लब गुड होती है, कॉमन गुड होती है, तो उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है। आप देखो उसी की करैक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आया है, तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी जो है रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म ऑपरेट विद एक्सेस कैपेसिटी। एक फर्म जो है उत्पादन करती है और कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है कि एक फर्म अपने उत्पादन की पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर रही, उसकी उत्पादन क्षमता जितनी है उससे वो कम काम कर रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि आपको पता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर एक्सेस कैपेसिटी होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब वो आउटपुट जो है इट इंडिकेटेड बाय आउटपुट एट अ फॉलिंग पोर्शन ऑफ एसी, कि वो एवरेज कॉस्ट के जो गिरता हुआ भाग होता है उस पर उत्पादन करती हैं। सेकंड है आउटपुट एट अ मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, कि वो औसत उत्पादन के जो मिनिमम पॉइंट पर उत्पादन करती हैं। थर्ड में बोला है आउटपुट एट अ राइजिंग पोर्शन ऑफ एसी, कि एवरेज कॉस्ट के जो बढ़ता हुआ हिस्सा होता है उस पर वो उत्पादन करती हैं। फोर्थ बोला है
आउटपुट एट अ मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी, या फिर वो एमसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है इस मिनिमम पॉइंट पर उत्पादन करती है। अब आपको पता है हमें यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें डायग्राम बना लेना है। इन्होंने किसका बोला था, एक्सेस कैपेसिटी का जो डायग्राम है किसके अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। अब हम वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, देखो इस तरह से वो डायग्राम बनता है, ऐसे होता है। ये आपकी एवरेज रिवेन्यू होती थी, हमारी ये मार्जिनल होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो उसके मिनिमम पॉइंट, ठीक है, कि फर्म जो है एक्सेस कैपेसिटी होती है, मतलब फर्म जो अपने मिनिमम पॉइंट पर तो उत्पादन नहीं करती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फर्म जो है एवरेज कॉस्ट के गिरते हुए हिस्से पर ही उत्पादन को ख़त्म कर रही है। देखो एक फर्म का जो मिनिमम पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा, तो ये देखो, ठीक है, यहाँ देखिए एवरेज और मार्जिनल यहाँ कट कर गई, तो देखो अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ, तो इसका मतलब देखो ये होगी आपकी एवरेज कॉस्ट। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि फर्म की एक जो मिनिमम कैपेसिटी है वो यहाँ तक है, यहाँ तक वो उत्पादन क्या कर सकती है, लेकिन वो उत्पादन को कहाँ रोक देती है, शुरू में रोक देती। रुक जाओ थोड़ा सा दोबारा बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हो गया उसका मार्जिनल रिवेन्यू, ये हो गई उसकी एवरेज रिवेन्यू, थोड़ा डायग्राम आज बनी। यहाँ पर देखिए वो क्या करती है कि एवरेज रिवेन्यू का जो गिरता हुआ हिस्सा होता है ना, उसी पर उत्पादन को रोक देती है। कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं उसका जो संतुलन पॉइंट है ना, ये हो गया उसका एवरेज कॉस्ट। अब आप देखिए यहाँ पर प्राइस डिसाइड हो गया। यही होता है ना परफेक्ट मोनोपोली के अंदर। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, जहाँ पर MC MR बराबर होते हैं, उसी के ऊपर वाले पॉइंट पर प्राइस डिसाइड हो जाता है। अब आपने देखा फर्म E पॉइंट पर संतुलन में आ गई, लेकिन उसके पास कितनी एक्सेस कैपेसिटी है, वो E1 पॉइंट तक उत्पादन कर सकती थी, लेकिन उसने कितने, क्योंकि E1 पॉइंट क्या है, AC का मिनिमम पॉइंट है, तो उसने क्या करा, अपने मिनिमम पॉइंट से पहले ही उत्पादन को रोक दिया। तो इसका मतलब है फर्म जो है एवरेज कॉस्ट के जो फॉलिंग पोर्शन होता है, ऊपर से गिरता हुआ भाग होता है, उस पर ही उत्पादन को करती है, वहीं पर उत्पादन वो रोक लेती है। उसके पास ये वाला जो पार्ट है सारा, ये उसकी सारी क्या हो गई, एक्सेस कैपेसिटी हो गई। तो यही क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि मोनोपोलिस्टिक में फर्म जो है एक्सेस कैपेसिटी वाली सिचुएशन होती है। इसका मतलब है फर्म जो है आउटपुट बनाती है, कहाँ पर आउटपुट बनाती है, फॉलोइंग पोर्शन ऑफ AC एवरेज कॉस्ट के गिरते हुए भाग पर ही वो उत्पादन करती हैं, और उसके बाद वो उत्पादन नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने कैसे सोल्व किया, हमने एक्सेस कैपेसिटी का डायग्राम बनाया और हमें पता लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल कॉस्ट एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट विल बी, कि जब हमारी टोटल कॉस्ट बताओ, उन्होंने कहा है आपको अपनी कुल लागत बताओ जब हमारा उत्पादन का जो स्तर है वो क्या है, जीरो है। क्वेश्चन आप समझे, जब उत्पादन का स्तर जीरो हो तब आपको क्या बतानी है, टोटल कॉस्ट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है टोटल फैक्टर कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट, सॉरी, एवरेज कॉस्ट औसत लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कुल परिवर्तनशील लागत, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब औसत स्थिर लागत। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हम डायग्राम की हेल्प से करते हैं। ऐसे मान लो हमें नहीं पता कि क्या आंसर आएगा इसका, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि फर्म जो होती है शॉर्ट रन में उसकी एक टोटल फिक्स कॉस्ट तो होती है, चाहे वो उत्पादन करे या ना करे उसको फिक्स कॉस्ट उठानी होती है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है डायग्राम के अकॉर्डिंग जीरो से शुरू होती है और उल्टे एस के आकार की होती है। और जो कुल लागत होती है, कुल लागत जो हमारी कैसे निकलती है, TFC प्लस VC को हम जोड़ देते हैं तो हमारी क्या निकलती है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। जब हमने इन दोनों को जोड़ा ऐसे करके, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा तो हमारा क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, जब हमारा टोटल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट हम कुछ भी नहीं बनाते तब भी देखो जब हम उत्पादन जीरो रखते हैं, मान लो एक फर्म उत्पादन कितना रखती है, जीरो रखती है, तब भी उसको एक तरह से टोटल फिक्स कॉस्ट तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी टोटल कॉस्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रही है। आपको आंसर समझ आया कि जब फर्म क्या करती है, उत्पादन को जीरो रखती है, तो उस टाइम उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है, लेकिन उसे टोटल फिक्स कॉस्ट उठाने की वजह से उसकी टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ आ रही है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा जब फर्म उत्पादन जीरो भी रखती है तब उसे क्या उठानी पड़ती है,
टोटल फिक्स कॉस्ट तो उठानी ही पड़ेगी। इसीलिए जब उत्पादन का स्तर 0 होगा तब जो एक फर्म की टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल होगी टोटल कॉस्ट के। आपको क्वेश्चन समझ आया कि फर्म जब उत्पादन 0 भी रखेगी तब भी उसको स्थिर लागतें उठानी पड़ेंगी, तो इस वजह से उसकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो किसके बराबर होगी, उत्पादन के 0 स्तर पर कुल लागतों के बराबर होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने इस क्वेश्चन को भी किस तरह से सोल्व किया, इस क्वेश्चन को भी हमने कहीं ना कहीं डायग्राम की हेल्प से सोल्व किया। तो जितने क्वेश्चन से आप डायग्राम बना सकते हो उनमें बनाइए, इससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैव द लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया इंपोर्ट एज पर फाइन, मतलब हमारा जो बजट है 2016 का उसके अकॉर्डिंग, कि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है हम वो क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा हमारे बजट में 2016 का जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या आइटम हमने इंपोर्ट की है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली का सामान। सेकंड ऑप्शन है ज्वेलरीज और जिम्स। थर्ड ऑप्शन है क्रूड ऑयल या रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी। सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये 2016 का भी डाटा यही है और कहीं ना कहीं 2021-22 का अगर आप डाटा देखोगे तो उसमें भी हमें यही सिनेरियो दिखता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल और उससे संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनको हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2016 के हिसाब से और 2021-22 के हिसाब से भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्शन प्लान बनाया गया था क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम परिवर्तन का, वो लॉन्च किया गया था। कौन से ईयर में उसको लॉन्च किया गया है। अब हमसे उसका सिर्फ ईयर पूछा है। क्या होता है हमारे क्लाइमेट में, मतलब हमारा जो वातावरण है बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था, मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा था, उसको बचाने के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये पूछा गया है ये किस ईयर में बनाया गया, 2008 में, 1998 में, 2010 में, 2014 में। ये 2008 में जो है लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो जरूर पढ़ते हैं। अब ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया गया था इंडिया में 2008 के अंदर, इसमें हमारे क्या थे, इसके अंदर हमारे 8 जो है 8 हमारे क्या थे, नेशनल एक्शन प्लान थे। मतलब हमने 8 जो है वो टारगेट सेट किए गए थे, 8 टारगेट को फुलफिल किया गया था। कौन कौन से टारगेट थे, फर्स्ट जो टारगेट था वो हमारा था नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सबसिस्टेंट हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन हिमालयाज इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन नॉलेज, नेशनल मिशन ऑन वाटर। तो ये 8 इस तरह जो ये टोटल कितने थे, 8 थे, जिनमें हमारा मोटो क्या था, कहीं ना कहीं इन 8 को पूरा करते हुए हम अपने क्लाइमेट को बचाएंगे। और 2008 में हमने इस नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज को जो है लॉन्च किया था। अब ये वाले हमने 8 क्यों याद करने ज़रूरी है, जो नेशनल एक्शन प्लान के जो क्लाइमेट चेंज के जो 8 टारगेट्स हैं बेसिकली वो इसलिए याद करने ज़रूरी है क्योंकि कल को क्वेश्चन में वो इनमें से ये पूछ सकता है कि कौन सा नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है या नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन इंडिया 6 इकोनॉमिक सेंसस वाज कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग। अब इकोनॉमिक सेंसस क्या होता है, इकोनॉमिक सेंसस का काम है आर्थिक गणना करना। आर्थिक गणना करना का मतलब है कि इंडिया मान लो हमारी कंट्री है, तो इंडिया के अंदर कितनी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो रूरल सेक्टर में हो, अर्बन सेक्टर में हो, और कितनी हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट्स है, मतलब उद्योग की कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, उद्योग की कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक योगदान जो है अपना देती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो। तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक सेंसस है वो इसलिए किया जाता है कि ये काउंट किया जाता है, अगर बेसिक मतलब मैं इसको बताऊं कि इस चीज़ को काउंट किया जाता है कि हमारे देश के अंदर कितनी एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट का मतलब है उद्योगों की कितनी संख्या है, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिट्स हों, नॉन एग्रीकल्चर हो,
वो सब, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है इन इंडिया में 6th इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट किया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब हमसे उसकी डेट जो है पूछी है, हमसे पूछा है कि वो कब जो है कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन है जनवरी 2014 से दिसंबर 2014, अप्रैल 2013 से मार्च 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015, या जनवरी 2013 से अप्रैल 2014। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि 6th इकोनॉमिक सेंसस हमारा कंडक्ट किया गया था, कब कंडक्ट किया गया था, जनवरी 2013 से अप्रैल 2014। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे फॉर्मूला पूछा है लेस्पियर मेथड का। लेस्पियर मेथड का सिर्फ इंडेक्स नंबर के अंदर इसमें हमसे फॉर्मूला पूछा है। तो इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समेशन P1 इज इक्वल टू क्वांटिटी। प्राइस जो है हमारी क्वांटिटी जब बेस ईयर की यूज़ की जाती है, और प्राइस के साथ, डिफरेंट प्राइस के साथ जब हम बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर समेशन कर जो आंसर निकालते हैं, वो जिस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है उसको हम लेस्पियर इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपली फॉर्मूला है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द कोरस्पेंडिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है कब, जब प्राइस में किसी भी वस्तु की, मान लो आपने कमोडिटी खरीदनी है, उसका प्राइस और उस पर किए जाने वाले टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च में क्या रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। आपको समझ आया, वो कह रहे हैं प्राइस और उस पर किए जाने वाले कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर में अपोजिट रिलेशन है, और आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन में किस तरह की इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी 1 है, या ग्रेटर देन 1 है, या लेस देन 1 है, या कांट डिफाइन, आप बता ही नहीं सकते। अब मैं इसको आपका एग्जांपल से समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो मान लो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, विपरीत संबंध है। इसका मतलब हम एग्जाम्पल के रूप में ये मान लेते हैं कि अगर प्राइस कम होता है तो उस पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है। समझ गए आप क्वेश्चन क्या है, ये यही तो क्वेश्चन कह रहा है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, अपोजिट रिलेशनशिप है। तो उस सिचुएशन में अगर एक गुड का प्राइस कम होगा तो उस पर किया जाने वाला खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपको पता है जब प्राइस कम होता है उस पर किया जाने वाला कुल खर्च जब बढ़ जाता है, तो ये वाली सिचुएशन किसकी होती है, एक ऐसे डिमांड कर्व की होती है जिसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब प्राइस में जरा सा चेंज होने से, जैसे मैं बनाऊँ आपको, हम देखते हैं ना मोर इलास्टिक डिमांड कर्व, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर एक तरफ हम प्राइस ले और एक तरफ हम टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, तो क्या होता है कि जरा सा प्राइस कम होता है मोर इलास्टिक डिमांड कर्व में, उस पर किया जाने वाला कुल खर्च क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपने देखा यहाँ तो प्राइस कम हुआ और यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, और यहाँ पर जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, इंडिया रैंक ऑन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2015 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इस क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि इंडिया की रैंक बताओ वैश्विक स्तर पर जो प्रतियोगिता इंडेक्स निकाला जाता है उसमें। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आई कि वर्ल्ड जो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसको कौन निकालता है, आपको इसमें ही पता लग गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो रिलीज करती है। तो कल को वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे जो ये ना पूछने की बजाय कि क्या पोजीशन है इंडिया की, ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है। तो हमें पता होना चाहिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अब हमसे देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, ये तो बात होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। यहाँ हमसे इंडिया की रैंक पूछी है, 55th रैंक, 70th रैंक,
50th रैंक और 123rd रैंक। अब अगर उस टाइम का जो डाटा है 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक थी 2015 में 55 रैंक थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 55 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अब क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा है एक्सेस कैपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन। कौन सी मार्केट के अंदर एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती। अभी मैंने आपको पीछे डायग्राम में समझाया कि मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता, दोनों में एक जैसा डायग्राम बनता है और दोनों के अंदर ही अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक्सेस कैपेसिटी होती है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है एक फर्म को जितना उत्पादन करना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो रहा, वो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही है। ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी अभी हमने क्या देखा था कि मोनोपोली के अंदर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं किसी में ज़्यादा किसी में थोड़ी कम एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर फर्म क्या करती है, प्राइस को एक्सेप्ट करने वाली होती है। यहाँ पर जो उत्पादन होता है इसी प्राइस पर करना पड़ता है, तो यहाँ पर कोई फर्म ज़्यादा बेचे कम बेचे कोई मैटर ही नहीं करता। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। वरना आप मोनोपोली एकाधिकार की बात कर लो, एकाधिकार प्रतियोगिता की बात कर लो या अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करो, तीनों के अंदर ही क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस द टाइम लिमिट फॉर प्रोसेस इश्यू ऑफ राइट्स फ्रॉम 109 डेज टू। क्या होता है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी जो होता है अलग अलग शेयर्स डिवेंचर्स ये इशू करता रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है राइट इश्यूज जो किए जाते थे उसमें टाइम लिमिट को घटाया गया है। पहले 109 दिन टाइम लिमिट थी, मतलब कोई एक शेयर इशू किया जाता था या कोई राइट इशू किया जाता था, तो उसकी जो टाइम लिमिट थी उसको घटाकर 109 दिन से कितना जो है वो कर दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन है फर्स्ट इसका कि उसको 72 डेज कर दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में बोला है 53 डे कर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में बोला है 43 डे एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है 63 डेज। अब देखिए जो डे घटा के कर 109 डेज से घटाकर कितने कर दिए गए हैं, 43 डेज। 2016-17 में जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 43 डेज हो जाएगा। कि जो राइट इश्यूज किए जाते थे पहले 109 दिन लगते थे उसको इशू करने में, अब जो है 43 डे लगते हैं अकॉर्डिंग टू 2016-17। लेकिन अब जो टाइम पीरियड लगता है, जो राइट इश्यूज करने में टाइम पीरियड लगता है, अब 30 डे के अंदर वो इशू हो जाते हैं। करंट में 30 डे लगते हैं, लेकिन 2016-17 का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो उस टाइम 43 डेज लगते थे और पहले जो है 109 डेज लगते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। 14वां जो वित्त आयोग है उसके हमसे क्या पूछे हैं, चेयरमैन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, YV रेड्डी एंड TS विजयन। अब आपको बताएं 14th फाइनेंस कमीशन ये जो है इसके जो चेयरमैन है वो कौन थे, YV रेड्डी थे। अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो 12th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो रघुराम राजन थे। अगर हम बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, जब फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है तो उसको 280 एक आर्टिकल होता है उसके तहत उसे बनाया जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर पता लग गया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, YV रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन के हमारे क्या थे, हेड थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का कौन जो है मेंबर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राजील, चाइना, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका। अगर हम ब्रिक्स की फुल फॉर्म बताएं तो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है, बी का मतलब होता है ब्राज़ील, BRICS
ICS। अब देखिए बी का होता है ब्राज़ील, आर का होता है रशिया, आई का होता है इंडिया, सी का होता है चाइना और एस का होता है साउथ अफ्रीका। तो बांग्लादेश जो है वो किसका मेंबर नहीं है? ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर बांग्लादेश नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू 6 इकोनॉमिक सेंसेक्स। अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक सेंसेक्स होता है कि हमारे देश में कितनी एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट्स हैं उसको वो काउंट करता है। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अब मैंने आपको बताया ना इंडस्ट्रियल यूनिट्स कितनी हैं। अब देखिए क्वेश्चन वही सेम घूम के आया है, अकॉर्डिंग टू द 6 इकोनॉमिक सेंसेक्स टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट इन इंडिया आर लोकेटेड अंडर, कि पूरी इंडिया के अंदर कितनी टोटल इंडस्ट्री, मान लो पूरी इंडिया है, इसके अंदर कितनी टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो स्टैब्लिश हुई हैं अकॉर्डिंग टू 6 इकोनॉमिक सेंसेक्स। फर्स्ट ऑप्शन है 63.1% रूरल एरिया में या 36.9% अर्बन एरिया में, 40.52% रूरल एरिया में, 39.48% अर्बन एरिया में, या 59.48% रूरल एरिया में और 40.52% अर्बन एरिया में, और 36.9% रूरल एरिया में और 63.1% अर्बन एरिया में। अब देखिए अगर मान लो 6 इकोनॉमिक सेंसेक्स हुआ तो उसने क्या देखा कि इंडिया के अंदर कितनी जो है इंडस्ट्रियल यूनिट स्टैब्लिश हुई। अब हमने इसको दो भागों में बांट दिया, एक है रूरल एरिया हमारे यहाँ पर, एक अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया के अंदर कितनी इकोनॉमिक या हम कह सकते हैं कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट स्टैब्लिश हुई, रूरल एरिया के अंदर हमने देखी कि वहाँ पर 59.48% रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल यूनिट स्टैब्लिश हुई और 40.52% जो इंडस्ट्रीज बनाई गई वो अर्बन एरिया में बनाई गई। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब हमने पिछले क्वेश्चन में इकोनॉमिक सेंसेक्स का मतलब समझ लिया था तो हमें यहाँ पर इसको समझने में और ईजी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या है, अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं बोला, आपके पास कंजप्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लेवल ऑफ सेविंग जो है वो काउंट करना है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनकम निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करते हैं C+I कर देते हैं, ठीक है। अब C+I हम जब इसको कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C+I अगर हम इसका करते हैं, वैसे तो हम इसको ना वैसे सिंपली भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हम क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी किसके इक्वल होती है, सेविंग के इक्वल होती है। जब अगर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी हो ना तो आप समझ रहे ना, जब आप सोल्व करके भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे और सेविंग की वैल्यू निकालोगे ना तब भी आपकी क्या आएगी, 50 आएगी, ठीक है, 50 आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होती है, बराबर होती है ना। लेकिन अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं हम, पहले हम इनकम निकाल लेंगे। इनकम कैसे निकाल लेंगे, 50 प्लस 0.85 50 प्लस 0.8y और प्लस क्या कर देंगे इन्वेस्टमेंट 50, और ये किसके बराबर होती है, इनकम के। जब इनकम 0.8y और इज इक्वल टू 100। अब y मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.8 और यहाँ जब ये पॉइंट क्या आएगा 0.2 आ जाएगा, 0.2 यहाँ गया तो 0.2 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब आपको पता है आपकी जो वैल्यू आ गई है किसकी आ गई है, इनकम की वैल्यू आ गई ना। अब आपकी इनकम की वैल्यू 500 आ गई है। अब आप क्या करो, इस कंजप्शन में इस वैल्यू को पुट कर दो। जब आप इस वैल्यू को कंजप्शन के अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास जो भी कंजप्शन की वैल्यू आएगी उसमें से इनकम माइनस आप कंजप्शन करना, आपकी सेविंग निकल आएगी। लेकिन आपकी सेविंग जो निकलेगी वो 50 ही निकलेगी क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो इस क्वेश्चन में इनकम पूछता तो 500 कर देते, लेकिन उसने सेविंग पूछी है तो आप माइनस करके देख लेना क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो इस वर्ड के अंदर ही इसका मतलब छुपा है, स्टैगफ्लेशन।
कि कहीं ना कहीं देखो स्टैगफ्लेशन, देखो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसका मतलब इसमें छुपा है। यहाँ पर क्या है, मुद्रास्फीति जनित मंदी, इसका मतलब क्या है, मंदी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, हिंदी में आपको मतलब समझ आया ना, कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी है और मंदी भी है। और अगर इंग्लिश में इसका मतलब समझे, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एक तरफ आपके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं रिसेशन, मंदी या जीडीपी जो है वो क्या हो रही होती है, घट रही होती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ए पीरियड इन इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल विद हाई ग्रोथ रेट। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा था ना प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ रेट जो जीडीपी है वो क्या हो रही होती है, घट रही होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या बढ़ रहा होता है। अब देखिए, अ पीरियड ऑफ ओवरऑल प्राइस राइजेस एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो होती ही नहीं है स्टैगफ्लेशन में। अ पीरियड ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस एंड लेवल विद रिसेशन, ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं एक तरफ प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जीडीपी कम हो रही है और रिसेशन में इकोनॉमी पड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन, इस वर्ड में इसका मतलब, इस क्वेश्चन का आंसर छुपा था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है मॉनेटरी बेस या हाई पावर मनी क्या होती है। मॉनेटरी बेस या हाई पावर मनी क्या होती है। हाई पावर मनी का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व्स कमर्शियल बैंक्स के पास जो होते हैं प्लस एक्सेस रिजर्व को बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा, अभी तो सिर्फ इन्होंने मतलब पूछा हाई पावर मनी का, लेकिन कई बार हो सकता है वो फॉर्मूला आपसे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई पावर मनी का फॉर्मूला है करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि मॉनेटरी बेस या हाई पावर मनी क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ अ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के टोटल जो डेप्थ है मतलब उधार, या टोटल असेट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई की जो कुल संपत्ति, या टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे एक तरह की क्या है लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होता है कि आपको किसी का देना है, या फिर टोटल फॉरेन एक्सचेंज विद आरबीआई। जो हाई पावर मनी है उसको बोला जाता है कि टोटल लाइबिलिटी, कि आरबीआई पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर कितनी लाइबिलिटी है, कितने दायित्व हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम हाई पावर मनी के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको हाई पावर मनी और मनी सप्लाई का यूज करके मनी मल्टीप्लायर निकालना आना चाहिए, क्योंकि कल को डिफरेंट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन डाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। हम मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पूछा है, एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लॉइटेड बाय मोनोपोलिस्ट, कि एकाधिकारी सारा का सारा क्या लेता है, कंज्यूमर सरप्लस लेता है, मतलब कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता। वेरी फ्यू पोर्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, जो उपभोक्ता की बचत होती है ना उसका कुछ हिस्सा जो है मोनोपोलिस्ट एकाधिकारी ले लेता है। सेकंड में कहता है टोटल प्रॉफिट ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज मिनिमम, कि मोनोपोलिस्ट का जो टोटल प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। अगले ऑप्शन में बोल रहा है कंज्यूमर आर डिवाइडेड ओनली इन टू कैटेगरी, कंज्यूमर्स को दो भागों में बांटा जाता है। जब हम मोनोपोली का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जब हम फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये उसमें क्या पढ़ा जाता है कि कंज्यूमर जितना देने के लिए तैयार है और जो उसका उत्पादक है वो उतना ही उससे ले लेता है, मतलब कि एक्चुअल पेमेंट और विलिंगनेस टू पे दोनों भैया होती है, बराबर होती है। जैसे कि आप किसी भी कमोडिटी के लिए, मान लो आप मार्केट गए, आप एक कमोडिटी खरीदना चाहते हो, आपने सोचा कि मैं उसके लिए 100 देने के लिए तैयार हूँ, तो आप कितने 100 देने के लिए तैयार हो और आप मार्केट गए तो आपको क्या पता लगा कि उसका प्राइस भी कितना है, 100 है। तो इस तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इस सिचुएशन में कंज्यूमर को कोई सरप्लस नहीं मिलता, सारा का सारा पैसा कौन ले लेता है, सारे के सारे पैसे को मोनोपोलिस्ट ले लेता है। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एंटायर सरप्लस, एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लॉइटेड बाय द मोनोपोलिस्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिक गुड हैव एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर भी देखो, पिछला क्वेश्चन भी एक और आया था इसी तरह से, जहाँ पर एंट्री और एग्जिट वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर भी पूछा है जो पब्लिक गुड है, सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उसकी विशेषता पूछी है। अब आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि सार्वजनिक वस्तु वो वस्तुएं होती हैं जिसके उत्पादन में से आप किसी को निकाल भी नहीं सकते और किसी तरह की कोई प्रतियोगिता भी नहीं होती। आपको जो करेक्टरिस्टिक्स है ना पब्लिक गुड की, प्राइवेट गुड की, क्लब गुड की और कॉमन गुड की, वो पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पर देखिए, पब्लिक गुड हैव अ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, किसी की नॉन राइवल, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, और नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि सरकार की गुड है, सार्वजनिक गुड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द ब्रुटलैंड कमीशन इज, इसका मतलब पूछा गया है कि कमीशन बनाया गया था जिसको हम ब्रुटलैंड कमीशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कि व्यापार पर और डेवलपमेंट मतलब विकास के ऊपर एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बोला जाता है ब्रुटलैंड कमीशन, या फिर द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर जो ब्रुटलैंड कमीशन है वो है द वर्ल्ड कमीशन, पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक कमीशन है जो कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को देखता है, या फिर वर्ल्ड कमीशन ऑन फूड एंड सिक्योरिटी, एक वर्ल्ड कमीशन बनाया गया है जो फूड और सिक्योरिटी दोनों को देखता है, या वर्ल्ड कमीशन ऑन वर्ल्ड वाइड न्यू लिबरल रिफॉर्म, जो रिफॉर्म सरकार टाइम टाइम पे करती है उनको देखता है। ये जो है कौन सा, जो ब्रुटलैंड कमीशन है, ये कमीशन था जो बनाया गया था जिसका संबंध किससे था, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्या, इसने ब्रुटलैंड कमीशन क्या देखता था कि कहीं ना कहीं जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हम इन्वायरमेंट को भी शामिल कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए एक ब्रुटलैंड कमीशन बनाया गया था, जिसका काम क्या था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इनका ये था कि हमें अपनी रिसोर्सेज को डेवलपमेंट इस तरह से करना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो पूरी हों लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी किसी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। आवर कॉमन फ्यूचर इनकी एक रिपोर्ट थी जो शायद 1987 में इन्होंने पब्लिश भी की थी। तो ब्रुटलैंड कमीशन जो है एक कमीशन था, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर था कि हमें डेवलपमेंट करते समय एनवायरनमेंट को भी देखना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज अ टारगेटेड ग्रोथ 12th 5 ईयर प्लान। स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है 12th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग सही नहीं है। फर्स्ट में बोला है जो रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 10% हमने सोची थी। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जनन क्षमता होती है, एक फीमेल कितने जो है वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसको रिड्यूस करके हमें 2.1% लाना था, ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट था। या एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का जो टारगेट है 4% ये था। ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट हमें 7.1% लानी थी। अब देखिए 12th 5 ईयर प्लान में हमारा फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करके 2.1% लेके आना था, ये भी टारगेट था। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हमें 4% करनी थी, ये भी हमारा टारगेट था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर है उसको हमें 7.1% के आसपास रखना था, ये भी हमारा क्या था, एक टारगेट था। लेकिन हमारा टारगेट रियल जीडीपी ग्रोथ को 10% करना नहीं था। उस टाइम हमारा रियल जो जीडीपी ग्रोथ है या जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ है उसका हमारा टारगेट कितना था, वो हमारा 8% के आसपास था, ना कि 10% के आसपास। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो 12th 5 ईयर प्लान है उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 2012 से लेकर 2017 के बीच हमारा क्या आया, 12th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें हमारा एक टारगेट बिल्कुल नहीं था कि हमें रियल जीडीपी की ग्रोथ को 10% करना था। तो आज हमारे इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपको डिटेल क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।